नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के राज्य के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, डुअल क्राइसिस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो एक दोहरा संकट अभी फेस कर रहा है। वो दोहरा संकट क्या है? एक तरफ जो स्वास्थ्य को लेकर संकट था वो हम सभी को मालूम है, कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस यदि किसी राज्य में है तो वो महाराष्ट्र है। और साथ ही में वहाँ पर एक नया संकट सामने आ चुका है जो कि है राजनीतिक संकट। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रीफली कि ये हेल्थ क्राइसिस क्या है और साथ ही में ये पॉलिटिकल क्राइसिस आखिरकार जो है अभी जिसकी शुरुआत हो रही है वो क्या है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए प्लीज़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ANI15A। ध्यान रखिए इसमें 11,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा हैंडल। राइट, महाराष्ट्र की हेल्थ क्राइसिस को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में ये कल का डेटा है, लगभग 4500 जो है वो केसेस महाराष्ट्र में आ चुके हैं। जो मौतें हैं वो महाराष्ट्र में लगभग 223 मौतें हैं और टेस्टिंग भी महाराष्ट्र में अच्छे खासे स्तर पर है। अगर आपको मैं नंबर्स बताऊं, एब्सोल्यूट नंबर्स में महाराष्ट्र की टेस्टिंग पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अधिक है। आपको बता दूं, ये मुंबई यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में केवल जो है 2268 केसेस सामने आए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा केसेस हैं किसी भी एक शहर में। अब इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखें, महाराष्ट्र अलोन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मोर दैन 20% ऑफ टोटल कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया। पूरे भारत में यदि 17,000 से 18,000 केसेस हैं तो उसमें से 20% से ज़्यादा केसेस केवल और केवल महाराष्ट्र में हैं। लगभग 25% केवल महाराष्ट्र में है। यही नहीं, महाराष्ट्र में जो मौतें हैं वो 44.3% हैं। टोटल इंडिया में मौतें जो हैं वो 500 क्रॉस कर चुकी हैं, उसमें से 230 केवल और केवल महाराष्ट्र में है। और ये दो नंबर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा हैरानी वाला नंबर है वो ये है कि जो मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जितने लोग जिनको कोरोना वायरस होता है और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और ये जो मोर्टालिटी रेट है ये केवल भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में आप कह सकते हैं महाराष्ट्र का वन ऑफ द मैक्सिमम है। जो ग्लोबल एवरेज है वो 3.4% है, लेकिन जो महाराष्ट्र की एवरेज है वो 6.5 to 7% है। यानी कि ये तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट है कोरोना वायरस का। अब प्रॉब्लम यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में वो 4-5 हैं। वो 4-5 प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले मेडिकल प्रिपेयर्डनेस। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस में एक न्यूज़ आई थी, ये कुछ 10 अप्रैल की न्यूज़ है कि लगभग 40 नर्सेज जो हैं उनको कोरोना वायरस हो गया एक बॉम्बे के हॉस्पिटल में। यहाँ पर उनको वायरस होने का जो मेन कारण था वो ये था कि बॉम्बे के हॉस्पिटल्स में कोविड सेक्शन और नॉन कोविड सेक्शन को अलग नहीं रखा जा रहा। ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है जो कि हर बाकी हॉस्पिटल में फॉलो हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा फॉलो नहीं हो रहा। द कोविड-19 सेक्शंस इन द हॉस्पिटल रिक्वायर्ड सेग्रीगेशन विच डिड नॉट हैपन। ये साफ साफ गाइडलाइंस दी गई हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि ऐसा होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में ये सबसे पहली भूल हुई, जिसकी वजह से एक संक्रमित व्यक्ति था जो कि नॉन कोविड सेक्शन से जा रहा था और जिसकी वजह से वो 40 नर्सेज जो हैं वो वहाँ पे अफेक्ट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में परीक्षण सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट नंबर्स में महाराष्ट्र में परीक्षण सबसे ज़्यादा है, लगभग 80,000 टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर ये नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर ये है कि हर 10 लाख लोगों के पीछे आपने कितनी टेस्टिंग की है। हर 10 लाख लोगों के पीछे महाराष्ट्र की टेस्टिंग जो है वो राजस्थान से भी कम है और केरल से भी कम है, और यही नहीं, दिल्ली से भी काफ़ी कम है, जो कि बताती है कि टेस्टिंग जो है वो असल में ज़्यादा नहीं हो रही महाराष्ट्र में, जो कि अनदर एक आपका दूसरा पॉइंट है वरी करने वाला। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है, क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है? बांद्रा में आपने देखा था 14 अप्रैल को ये जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, ये माइग्रेंट्स की भीड़ थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स थे वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाए। यहाँ पर लगभग 3,000 लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। यही नहीं, लॉकडाउन के नियमों का पालन, एक और जो प्रॉब्लम थी, जो तबलीगी जमात के केसेस थे। जब तबलीगी जमात शुरू हुआ था उस टाइम पर जो केसेस आने शुरू हुए थे, पहले दिल्ली में हुए, उसके बाद तमिलनाडु में हुए, उसके बाद तेलंगाना में हुए। इसके बाद जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी इसने बोल दिया था कि हर स्टेट में जहाँ पर भी तबलीगी जमात के जो अटेंडीज़, जो जिन लोगों ने उस सभा में भाग लिया था, जहाँ पर भी वो गए हैं, उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश की जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। पिछले हफ्ते की बात है, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उन्होंने कहा कि 58 मरकज़ अटेंडीज़ के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है।
हालांकि अब जो है सिचुएशन थोड़ी बेटर है, वो कह रहे हैं कि 42 के साथ हमारा संपर्क हो चुका है, लेकिन अभी भी 16 लोग बाकी हैं। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि महाराष्ट्र अभी फेस कर रहा है। और फाइनली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हेल्थ क्राइसिस में है वो है धारावी। धारावी में कुछ आंकड़ों के अनुसार जो यहाँ पे जनसंख्या है वो लगभग 10 से 15 लाख की है। किसी को नहीं मालूम एग्जैक्टली कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई आंकड़े कहते हैं 8 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख, कुछ कहते हैं 15 लाख तक की। और जो एरिया है, दे लिव इन एन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर किलोमीटर, केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर में 10 से 15 लाख जो हैं लोग रहते हैं। यहाँ पर आप चाहें भी तब भी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं पूरा कर सकते, नहीं निभा सकते। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कम्युनिटी टॉयलेट्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता ही है, जहाँ पर अगेन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना लगभग इम्पॉसिबल है। 4 दिन पुरानी न्यूज़ है, धारावी में 100+ केसेस आ चुके हैं, अभी ना जाने कितने और केसेस आने वाले होंगे। ये तो था एक ब्रीफ अबाउट द हेल्थ क्राइसिस ऑफ महाराष्ट्र। अब अगर हम देखें जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो पॉलिटिकल उथल पुथल है, वो क्या हो गई है। आपको मालूम होगा नवंबर में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर कि किसी सरकार बनेगी, उस टाइम पर एक महागठबंधन जो है वो बना था, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस। और जो ये गठबंधन बना था, इस गठबंधन का नाम था महाविकास अघाड़ी अलायंस, MVA अलायंस इसको कहा जा रहा था, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस थी। यहां पर इनमें जो इंसान को सीएम चुना गया वो थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को सीएम चुना गया, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं थे, वो MLA नहीं थे महाराष्ट्र की विधानसभा के। यानी कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनाना था, या तो MLA बनना था या फिर MLC बनना था। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उनके पास जो है ऑप्शन थी कि वो या तो MLA बन जाएं या फिर MLC बन जाएं। अब क्या हुआ, जो 6 महीने थे वो 28 नवंबर को शुरू हुए थे और 27 मई को ख़त्म होने वाले हैं। 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर नई प्रॉब्लम उनके सामने आ गई है। अब उनके पास केवल 2 ऑप्शंस हैं। देखिए, MLA का तो अभी स्कोप है ही नहीं, स्कोप बचता है केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हो जाइए या उसमें नॉमिनेशन के थ्रू आ जाइए। इलेक्शन में जो है 9 सीटें अभी खाली हैं और नॉमिनेशन में कुल मिला के गवर्नर के पास 12 सीटें होती हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग मालूम होगा, 12 सीटें नॉमिनेशन के अनुसार गवर्नर के पास होती हैं, राज्यपाल के पास होती हैं। यहाँ पर इलेक्शन का जो ऑप्शन है वो अभी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि निर्वाचन सदन ने साफ साफ बोल दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चलते हम इलेक्शन यहाँ पे नहीं करवाएंगे, और जो 9 सीटों की इलेक्शन है ये फिलहाल नहीं हो सकती। इसके बाद बचती है ऑप्शन नॉमिनेशन की, जो कि अब ये नॉमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। शिवसेना पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इसको लेकर सीरियस है, बिकॉज उन्हीं के कैंडिडेट हैं उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर नॉमिनेशन में एक और प्रॉब्लम सामने आ गई है। वो प्रॉब्लम क्या है? नॉमिनेशन जो है वो 12 नॉमिनीज गवर्नर कर सकता है, और जो 12 नॉमिनीज की 6 साल की टर्म होती है वो 6 जून को समाप्त होने वाली है। अभी 21 अप्रैल चल रहा है, 6 जून आने में 2 महीने बचे हैं, 2 महीने से कुछ दिन और बचे हैं। और इसमें 12 नॉमिनीज में जो हैं 2 सीटें वो खाली हो चुकी हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 एनसीपी के नेता थे, रामराव वादकुटे और राहुल नार्वेकर। इन्होंने बीजेपी में शिफ्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, डिफेक्शन की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो 2 सीटें खाली हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यदि मान लीजिए उद्धव ठाकरे जी को ये 2 सीटों में से किसी एक सीट पर नॉमिनेट गवर्नर करता है, तो उद्धव ठाकरे की जो टर्म है वो 6 जून को फिर से समाप्त हो जाएगी। केवल 2 महीने के लिए उनको ये टर्म मिलेगी, उसके बाद फिर से उनको किसी ना किसी हाउस में दोबारा मेंबरशिप लेनी होगी, या तो MLA के तौर पे या फिर MLC के तौर पे। अब वैसे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता होगा कि ये सोल्यूशन है, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि गवर्नर ने पहले एक इशू खड़ा किया था दिसंबर 2019 में। जो गवर्नर है महाराष्ट्र के, जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है भरत कोश्यारी। आपको बता दूं ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं, बीजेपी की पार्टी के हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब जो कोश्यारी हैं, इन्होंने दिसंबर 2019 में जब एनसीपी ने इनको अप्रोच किया था कि हमारे 2 पार्टी मेंबर्स हैं उनको आप नॉमिनेट कर दीजिए, शिवाजी राव गर्जे और अदिति नालवाडे, तो गवर्नर ने यहाँ पर मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जून 6 को जो है 2020 जून 6 को इनका
टर्म खत्म हो जाएगा तो 6 महीने के लिए मैं नॉमिनेट क्यों करूं? अब इंटरेस्टिंग ये होगा जानना कि जब 6 महीने के लिए उन्होंने ऑलरेडी 2 लोगों को मना कर दिया था, एनसीपी के नेताओं को, तो यहाँ पर वो उद्धव ठाकरे को केवल 2 महीने के लिए आने की अनुमति देते हैं या नहीं, जिसके चलते शिवसेना जो है वो पूरी तरह से अभी हिल चुकी है। शिवसेना हैज़ एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर ओवर गवर्नर डिलेइंग उद्धव ठाकरे's नॉमिनेशन। संजय राउत काफ़ी बड़ी पोजीशन पे हैं शिवसेना में। इन्होंने कहा राजभवन, गवर्नर्स हाउस शुड नॉट बिकम सेंटर फॉर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। रिमेंबर हिस्ट्री डज नॉट स्पेयर दोज हु बिहेव अनकॉन्स्टिट्यूशनली। अब यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि जो कोश्यारी हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं, और इससे हो सकता है महाराष्ट्र में थोड़ी सी क्राइसिस आ सके। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर उस एंगल में नहीं जाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है, कि जहाँ एक तरफ हेल्थ क्राइसिस है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो वहाँ पे लीडिंग पार्टी है शिवसेना, उसका ध्यान जो है वो हेल्थ क्राइसिस से हट करके अब पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ चला गया है। सो यहाँ पर लाजमी है कि हेल्थ क्राइसिस जो है उसको, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा सा जो है ख़राब हो सकता है शिवसेना का। यहाँ पर एक ओपिनियन ये बनता जा रहा है कि केंद्र को यहाँ पर जो है कंट्रोल ले लेना चाहिए, स्पेशली ऑफ एरियाज़ लाइक धारावी एंड गोवांडी, जहाँ पर आर्मी भेजनी चाहिए, और ये आर्मी जो है वहाँ पे जाके जो है टेस्टिंग करे, और आर्मी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पे नॉर्म्स का पालन करवाए, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कैपेबल नहीं है इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। ये केवल एक ओपिनियन है, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं बोला, केवल एक ओपिनियन है जिसको लेके अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंग होगा जानना कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में क्या होता है। हाउ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल फाइंड अ वे आउट फ्रॉम बोथ द हेल्थ क्राइसिस एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस मोर इम्पॉर्टेंटली। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या विचार है इसके ऊपर। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।